एकेटीयू के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब एकेटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, SAVE20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं पूर्ण प्रकाश। हम लोग बात करें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। अभी तक हमने यूनिट 2 पढ़ा, यूनिट 1 हमने देखा था। थोड़ा सा बेसिक जानकारी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की थी और जो कुछ खास मतलब कि डिटेल में भी हम गए और जो टॉपिक हमको समझने वाले थे हमने डीप टॉपिक में भी गए। जैसे हमको सीपीएम पार्ट समझना था, एनपीवी समझना था और साथ में हमने जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड हमने बताया था और क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड जो आपने बताया था आपको प्रोजेक्ट सिलेक्शन के, वो हमने डिटेल में डिस्कस किया है यूनिट 2 में। और आज हम यहाँ बात करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं आपको यूनिट 3, जहाँ पे हमारा जो पहला टॉपिक है प्रोक्योरमेंट है। लेकिन उसके पहले मैं यूनिट 3 के बारे में डिटेल में पढ़ूं, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका सिलेबस क्या क्या है। मैं साथियों, यदि आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही हो, वीडियोज अच्छे लग रहे हो, कोर्स अच्छा लग रहा हो, तो जाकर कोर्स पे एक हिट लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो, और इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी ये वर्क आ पाए। साथियों, आप छोटा सा वीडियो देखेंगे, आप तो पढ़ तो लेंगे, आप एग्जाम हो सकता है बाय द चांस आपके नंबर अच्छे आ जाएं, लेकिन आपकी जो जानकारी है, जो एक बार मौका मिला है आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने का, अगर आप पहली बार इस सब्जेक्ट को सही से नहीं पढ़ेंगे तो आगे आने वाले हर टाइम पे आपको ये प्रॉब्लम करता रहेगा। इसलिए आप एक बार पढ़ें सब्जेक्ट को और अच्छे से पढ़ लें ताकि आगे आने भी अगर इस टॉपिक से, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक मिलता है तो आप उसको कवर कर पाए और उसको आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। इसलिए मैं चाहती हूँ, यहाँ पे वीडियोज काफी जा रहे हैं, 10 लेक्चर जा रहे हैं, 12 लेक्चर जा रहे हैं हर एक यूनिट में, लेकिन मैं उसको कम नहीं कर रहा हूँ ताकि आप एक बार अच्छे से पढ़ ले। चलिए, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे आज का जो सिलेबस है, जो हम यूनिट 3 में पढ़ने वाले हैं, वो क्या क्या होने वाला है। तो हमारा स्टार्ट होगा साथियों प्रोक्योरमेंट से। मतलब कि हमारा यूनिट 3 है, टोटल मिलाकर के प्रोक्योरमेंट पे ही है। ठीक है, हम जब पढ़ेंगे तो उसमें हम समझेंगे प्रोक्योरमेंट होता क्या है। फिर उसमें हमारा आएगा वेंडर सिलेक्शन के मेथड क्या होते हैं, कैसे हम वेंडर को सिलेक्ट करते हैं प्रोक्योरमेंट के लिए। जेआईटी क्या होता है, जिसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम मेथड क्या होता है। सप्लाई चेन, आपने वर्ड कई बार सुना होगा, उसको भी हम यहाँ पे समझेंगे। क्वालिटी, क्वालिटी सर्कल एंड क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, ये सभी वर्ड एक दूसरे से रिलेटेड है। सभी वर्ड एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन क्या अंतर है वो हम समझेंगे। क्वालिटी क्या है, क्वालिटी सर्कल क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल क्या है और क्वालिटी इंश्योरेंस क्या है। काज एंड इफेक्ट एनालिसिस पढ़ेंगे यहाँ पे। जो 3 आपके यहाँ पे एनालिसिस है उसको हम देखेंगे। पैरेटो एनालिसिस है और फिशबोन एनालिसिस है, और जो भी है वहां पे इसको हम देखेंगे। फिर हमारा आएगा आईएसओ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है आपका। ठीक, आईएसओ क्या होता है वो हम समझेंगे। ठीक, और कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और 6 सिग्मा क्या है वो हम देखेंगे। रिसोर्स प्लानिंग एंड एलोकेशन, अवेलेबिलिटी एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ द रिसोर्स, रिसोर्स लेवलिंग एंड क्राइसिस, ये सभी हम इस यूनिट से पढ़ने वाले हैं। साथियों, लास्ट के हमने 2 यूनिट पढ़ाया, लेकिन आपको मैंने ये नहीं बताया था कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके रेफरेंस बुक कौन सा है, कहाँ से आप इसको और पढ़ सकते हो, डिटेल में कहाँ से पढ़ सकते हो। तो साथियों, जो आपका AQ2 का सिलेबस पूरा मॉडिफाई किया गया, मैंने इसको मिलाया, हर एक वर्ड को मिलाया, तो जो आपका सिलेबस आया आपका, वो यहाँ से मिला आपका बुक। जो आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जब आपका सिलेबस देखोगे उसमें नीचे आपका रेफरेंस बुक या टेक्स्ट बुक आपको ये दे रखा है। क्या नाम है, इसेंशियल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और इसके जो राइटर है वो है आपका कामराजाऊ रामाकृष्ण। ठीक है, और ये PHI लर्निंग की पब्लिकेशन है, PHI पब्लिकेशन का, वहां पे आपका बुक पब्लिश है। इसको आप ऑनलाइन प्ले बुक स्टोर पे मिल जाएगा, आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट परचेज कर सकते हो। ठीक है, इसकी डिजिटल कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। आप चाहे तो परचेज कर सकते हो, आप चाहे तो गूगल प्ले बुक पे जाकर के आप डिजिटली पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहां से जब आप पढ़ोगे तो आपके सारे टॉपिक मिलते चले जाएंगे। अदरवाइज आप और सारे बुक को प्रीफर करोगे तो आपको बुक टॉपिक वाइज आपको बुक चेंज करनी पड़ेगी, तो आपको मजा नहीं आएगा, पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो इसलिए मैं साथ ही यहाँ पे इस बुक को प्रेफर करूंगा, क्योंकि आपको जैसे आपका सिलेबस वाइज है वैसे आपको इसमें आपके टॉपिक और आपके कंटेंट सभी कुछ इसमें आपके मिलते जाएंगे। अब हम बात करते हैं प्रोक्योरमेंट का। ठीक है, प्रोक्योरमेंट होता क्या है, प्रोक्योरमेंट से हम समझते क्या है, प्रोक्योरमेंट जरूरी क्यों है, प्रोजेक्ट में प्रोक्योरमेंट होता क्या है, वो हम यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहली लाइन लिखा है यहाँ पे, उसको आप छोड़ दीजिए, पहले आप यहाँ पे देखिए डिफिनीशन का। ठीक है, जो डिफिनीशन मैंने यहाँ पे लिखा हूँ वो समझिएगा, ऊपर की चीजें तो आपको समझ में आ जाएंगी। तो जब आप कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हो तो वहां पे कुछ रिसोर्सेस
कुछ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल हो सकते हैं, कुछ आपके मैन पावर सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको जरूरत पड़ती है, ठीक है, एज अ रिसोर्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रोक्योरमेंट में हम क्या देखते हैं कि हमारा जो राइट, कोई भी प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, हम किसी से कोई प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, कोई सर्विस ले रहे होते हैं। प्रोडक्ट मतलब होता है जिसको हम टच कर लें। जैसे आपको हो सकता है आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, घर बना रहे हो, तो आपको जरूरत पड़ सकती है किसकी, आपको जरूरत पड़ सकती है सीमेंट की, आपको जरूरत पड़ सकती है ईंट की, आपको जरूरत पड़ सकती है सरिया या बार्स की, आपको जरूरत पड़ सकती है किसी मशीन की, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट आपको जरूरत पड़ेगी ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन वर्क। या फिर आपकी सर्विस, हो सकता है कोई डिजाइनर हो, आपको डिजाइन, कोई इंजीनियर हो, वो क्या करेगा, आपका सर्विस देगा, आपकी सुपरवाइजिंग करेगा कि आपका जो कॉलम है, जो आपके यहाँ पे रेनफोर्समेंट है, मतलब जो सरिया दी गई है सही टाइम पे, सही डायमीटर के और सही स्पेस में, सही नंबर में दी गई नहीं दी गई है, वो आके क्या बताएगा आपको, वो सर्विस देगा। इस प्रकार से आपको प्रोडक्ट और सर्विस दोनों की जरूरत पड़ती है किसी भी प्रोजेक्ट में। मैं तो कंस्ट्रक्शन का एक प्रोजेक्ट लिया एग्जाम्पल, और सारे प्रोजेक्ट में अदर टाइप्स के सर्विसेज, किसी कंसल्टेंसी हो सकती है, किसी आर्टिकल का आप बुला सकते हो कंसल्टेंसी सर्विस के हिसाब से। तो वो कोई आपको प्रोडक्ट नहीं देगा, वो आपका एडवाइस देगा, वो आपको परामर्श देगा, वो आपका एक एज अ सर्विस देगा। तो यहाँ पे हो गया प्रोडक्ट या सर्विस। अब आपको जब जरूरत पड़ेगी, तो जिस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी आपको ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, वो किसी खास क्वालिटी के साथ पड़ेगी। मतलब कि जब आप प्रोडक्ट की बात करोगे तो वहां पे आपके कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे। क्या होंगे, स्टैंडर्ड होंगे, या फिर आपके स्पेसिफिकेशन होंगे, ठीक है, स्पेसिफिकेशन होंगे। मतलब कैसे, यदि आप घर में, क्यों किसी घर में कंस्ट्रक्शन में बात करें, या यदि हम बात करें सीमेंट की, तो आपको सीमेंट की क्वालिटी में आप देखोगे सीमेंट की किस क्वालिटी की सीमेंट चाहिए आपको, ठीक है। सिविल के स्टूडेंट होंगे तो वहाँ पे ओपीसी 33, ओपीसी 43, ओपीसी 53, ये सब ग्रेड आते हैं, ठीक है। आपको व्हाइट सीमेंट चाहिए या आपकी घर बनाने वाली सीमेंट चाहिए, वो सब वहाँ पे उसकी क्वालिटी को डिटरमाइन करता है, ठीक है। उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, तो वहां पे उसका क्वालिटी भी देखोगे। और राइट क्वांटिटी में चाहिए, जो आप कंस्ट्रक्शन बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन कितने सीमेंट बोरी लगेगी, सॉरी कितनी बोरी सीमेंट लगेगी, वो भी आपको चाहिए ना। तो राइट क्वालिटी में, राइट क्वांटिटी में और राइट टाइम पे चाहिए आपको, ठीक है। राइट टाइम पे भी चाहिए, जब आपको जरूरत पड़े तब आपके पास मौजूद हो जाए। उसके बाद आपको राइट प्राइस में भी चाहिए, ज्यादा कॉस्टली ना हो, न ज्यादा हमको लो प्राइस में जाना है, अदरवाइज हमारी क्वालिटी क्या होगी, वो कंप्रोमाइज हो जाएगी, अदरवाइज क्वालिटी कंप्रोमाइज हो गई, या तो हमारी सर्विस कंप्रोमाइज हो जाएगी जो वेंडर उसको दे रहा है। और फ्रॉम द राइट सोर्स, और सही जगह पे हमको लेना। अब देखिए कौन कौन सा पैरामीटर देखा गया, ध्यान दीजिएगा। हमको जो भी प्रोडक्ट चाहिए होता है, राइट क्वालिटी में, राइट क्वांटिटी में और राइट टाइम पे चाहिए, राइट प्राइस पे चाहिए और राइट सोर्स पे चाहिए। इन सभी को ध्यान देते हुए किसी भी प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना, किसी भी प्रोडक्ट को हमारे पास उसको लेना, वो हमारा कहलाएगा क्या, प्रोक्योरमेंट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, प्रोक्योरमेंट में क्या हम बात करते हैं, राइट प्रोडक्ट, ठीक है, राइट क्वालिटी, राइट टाइम, राइट क्वांटिटी, एट राइट प्राइस, एट राइट प्राइस, सही कीमत पर और सही सोर्स से हमको चाहिए। उस पूरे प्रोसेस को, ऐसे प्रोडक्ट को हमको ऑब्टेन करना, ऐसे प्रोडक्ट हमको खरीदना, क्या कहलाएगा, हमारा प्रोक्योरमेंट कहलाएगा। यहाँ पे तो सिंपल सी बात हो गई, यहाँ पे आपको समझ में आया डिफिनेशन था। यदि आप ये चीज लिखते हो तो यहाँ पे ध्यान देना। और क्या क्या फैक्टर थे वो भी मैं फिर से रिपीट करवा देता हूँ। आपको जो प्रोडक्ट लेना हो, कैसे लेना है, उसकी क्वालिटी ठीक होनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी ठीक होनी चाहिए, उसका टाइम सही होना चाहिए, जिस टाइम में जरूरत चाहिए वो मिल जाए, राइट प्राइस पे और राइट सोर्स पे। इतने आपको फैक्टर देखते हुए हम किसी प्रोडक्ट को लेते हैं जब हम प्रोजेक्ट में बात करते हैं। तो इन्हीं सभी को प्रोक्योरमेंट में हम क्या करते हैं, इन्हीं सभी को ध्यान में दे करके किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस को हम क्या करते हैं, अवेल करते हैं, या उसको हम परचेज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, प्रोक्योरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग गुड्स और सर्विस फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। अब यहाँ पे क्या आया, थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं, तो प्रोक्योरमेंट में हम क्या करते हैं, कोई भी गुड्स, कोई भी सामान, सर्विस हम क्या करते हैं, किसी एक्सटर्नल सोर्स से हम यहाँ पे लेते हैं। अब यहाँ पे इट इज मोर देन जस्ट परचेजिंग, सिर्फ हम खरीद ही नहीं रहे हैं, बट यहाँ पे हम क्या रहेंगे, इसके साथ साथ हम सिर्फ खरीदना ही नहीं होता, जैसे हम गए बाजार में कपड़े खरीद चले आए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ठीक है, कि हमको किस प्रोडक्ट में किस क्वालिटी का चाहिए, किस क्वांटिटी में चाहिए, वो हम ध्यान दिया। और यहाँ पे हमने क्या किया, सप्लायर को सिलेक्ट करते हैं। भाई मार्केट में बहुत सारे सप्लायर्स हैं, हमको किस सप्लायर से प्रोडक्ट लेना है, किस सप्लायर से हमको परचेजिंग करनी है, और उसको निगोशिएट करते हैं, क्योंकि ताकि हम प्राइस भी सिलेक्ट कर पाए सही से, हमको वहां भी फायदा हो पाए। कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब उसके साथ एग्रीमेंट भी करते हैं, और साथ में रिसीविंग एंड मैनेजिंग सप्लाई। अब हम उसको प्रोडक्ट को रिसीव करना, और उसकी जो रिसीविंग आ गई, जो प्रोडक्ट रिसीव किया हमने स्टोर में, उसको इन्वेंट्री कंट्रोल करना और उसको मैनेज करना, वो सारा चीज हमारे किस में आता है, प्रोक्योरमेंट में आता है। इसलिए यहाँ पे देखिएगा, जितनी भी बड़ी कंपनी होती है, जितनी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें एक प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट
सकता है, ताकि जो भी हमारे परचेजिंग हो रही है उनको सही तरीके से किया जा सके। अब यहाँ देखिएगा कौन कौन कंपोनेंट है यहाँ पे प्रोजेक्ट में, कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पे रिक्वायर होती है। जैसे इक्विपमेंट हो गया, ठीक है, कोई भी मशीनरी होगी, कोई भी इक्विपमेंट हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, जैसे आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल कुछ भी हो सकता है, और आपके सर्विस, तीन चीजें जरूरत पड़ती हैं। अब यहाँ पे कुछ मैं और लिखा हूँ, सिंस द कंट्रैक्टर कंपनी में नॉट बी फुल्ली सफिशिएंट, सेल्फ सफिशिएंट, जो आपकी कंट्रैक्टर कंपनी है, हो सकता है कोई आपने प्रोजेक्ट को सिर्फ कंट्रैक्ट दे दिया, बट वो भी जरूरी नहीं है कि वो पूरी सेल्फ सफिशिएंट हो सके। तो यहाँ पे दीज मस्ट बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, वेंडर, सब कंट्रैक्टर्स और सप्लायर्स। हमने एक बड़ी कंपनी है, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ हाईवे बन रही है, उसने क्या किया, एक बड़ी कंपनी है जिसने हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, बट क्या हुआ, अब वो उसके पास सारे इक्विपमेंट नहीं है, उसके पास लेबर नहीं हो सकते, उसके पास सारे मटेरियल नहीं हो सकते, तो क्या करेगा, वो छोटे छोटे सप्लायर्स को सब कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो वो भी जरूरी नहीं है कि आपने जिस मेन कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसके पास सारी चीजें सेल्फ सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल हो, तो क्या करेगा, वो भी क्या करेगा, किसी और एक्सटर्नल सोर्स से भी वो प्रोक्योरमेंट लेगा। जैसे कुछ वेंडर सकते हैं, कुछ यहाँ पे सब वेंडर्स हो सकते हैं या फिर सप्लायर्स हो सकते हैं। इवन इफ द कंडक्टर हैज कैपेसिटी, आउटसोर्सिंग कैन सेव टाइम्स, कॉस्ट एंड रिस्क। अब देखो यहाँ पे क्या बात आई, मानते हैं जो आपका मेन कंट्रैक्टर था उसके पास क्या है, कैपेसिटी है सारी चीजों को करने के लिए, लेकिन तब भी वो क्या करता है, प्रोक्योरमेंट करता है, तभी वो आउटसोर्स करता है चीजों के लिए, ताकि वो कॉस्ट को, टाइम को और रिस्क को बचा सके। ठीक है, ऐसा चीज आता है यहाँ पे। और दिस प्रोसेस रिक्वायरिंग गुड्स और सर्विसेज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट, जो मैंने बता दिया। इसके लिए आपको इतना ही 2 लाइन आपको याद करना जरूरी है, प्रोक्योरमेंट क्या होता है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, प्रोक्योरमेंट में कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, प्रोक्योरमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या टाइप्स हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो जब हम कोई भी कंपनी प्रोक्योरमेंट करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन होगा, देखिएगा, पहले तो ओनर होगा, ठीक है, या मेन कंट्रैक्टर होगा। ओनर मतलब कि जो प्रोजेक्ट को ओन कर रहा है, या फिर जो इसको पूरी तरह से कंट्रैक्टर, जो कंट्रैक्ट दिया गया पूरे प्रोजेक्ट का हो सकता है। जैसे हाईवे की बात करते हैं, यहाँ पे कई सारे बड़े बड़े हैं, एसपी सिंगला है, आपके एलएनटी है, तो कह रही किसी हाईवे को बनाने का प्रोजेक्ट उसने ले लिया, ठीक है, पूरा कंट्रैक्ट उसने ले लिया। अब क्या किया, वो क्या, वो उसका ओनर हो गया। ओनर तो हो सकती है जो मेन ओनर था, या जिसमें मेन कंट्रैक्टर, या आपको ओनर के बराबर दर्जा मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट। इनको क्या मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना विद इन द क्वालिटी, विद इन द बजट, विद इन द टाइम। ओके, अब इसके बाद हमारे पास आते हैं क्लाइंट या कस्टमर। कभी भी देखिए, जो हमारे ओनर है वही क्लाइंट होंगे, ठीक है, या फिर हो सकता है कि क्लाइंट या कस्टमर अलग हो, जिसके लिए हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके लिए प्रोजेक्ट कंप्लीट कर हमारे क्या होंगे, क्लाइंट होंगे, कस्टमर होंगे। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर होम द प्रोजेक्ट इज इंप्लीमेंटेड समटाइम्स सेम एज ओनर। अगले हमारे आते हैं वेंडर्स, सप्लायर्स या सब कंट्रैक्टर, ये सब एक ही नाम में आते हैं। ये क्या होंगे, एक्सटर्नल एजेंसी प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विस। अब देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे मेन कंट्रैक्टर था, अब इसने क्या किया, कोई छोटा छोटा टास्क आ गया जिसको लगा कि यदि हम इसमें लग जाएंगे तो फंसे रहेंगे। इसने क्या किया, कुछ इसने भी कुछ और प्रोजेक्ट को इसने आउटसोर्स कर दिया, जो मेन कंट्रैक्टर था। तो अब वो कौन होंगे, वेंडर्स होंगे, सप्लायर्स होंगे, सब कंट्रैक्टर्स होंगे, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा आएगा, इन सभी को दिखने वाला एक आएगा प्रोजेक्ट मैनेजर, जो प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजर हमने यूनिट 1 में डिटेल से बात किया था। तो अल्टीमेटली रिस्पांसिबल फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट स्कोप इंक्लूडिंग सब कॉन्टेक्स्ट आइटम्स। अब ये क्या करेगा, ये सभी के लिए होगा। अब चाहे वो जो सामान है, जो मटेरियल है, वो वेंडर्स के थ्रू आ रहा हो, चाहे सब कंट्रैक्टर के थ्रू आ रहा है, चाहे सप्लायर के थ्रू आ रहा है, बट अल्टीमेटली इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाना है, ठीक है। ये तो एक एजेंसी हो सकती है, ठीक है, ये क्या होता है, एक एजेंसी होती थी, या एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। ये जो आपका मेन कंट्रैक्टर या ओनर है, ये क्या होगा, एजेंसी हो सकती है, ये तो ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। ये तो साइट पे जाकर देखेगी तो नहीं ना कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। अब इसके लिए क्या करेगी एजेंसी, एक प्रोजेक्ट मैनेजर को वहां पे असाइन करेगी कि आपको वहां पे साइट पे रह करके आपको पूरा वहां पे टाइम देखना है, ट्रैक करना है, क्वालिटी मेंटेन करनी है, आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, और सभी रिसोर्सेज को टाइम पे लगा के प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट करना। ये किसका काम होगा, आपका प्रोजेक्ट मैनेजर का। तो ये जो पार्टी होती है ये इन्वॉल्व होती है हमारी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। अब आते हैं कितने टाइप के प्रोक्योरमेंट होते हैं। देखो, तो आपका डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट, इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट और सर्विस प्रोक्योरमेंट। डायरेक्ट मतलब क्या है कि जो आपके प्रोजेक्ट में डायरेक्ट मटेरियल लग जा रहा है, जो डायरेक्ट कंज्यूम हो रहा है, वो आपका डायरेक्ट मटेरियल है। जैसे आप बात करो, यहाँ पे रॉ मटेरियल हो गया, कोई कंपोनेंट हो गया, कोई आइटम नीड हो गया प्रोडक्शन के लिए, ये क्या होगा, डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट। मतलब कि ये आपके प्रोजेक्ट में डायरेक्टली कंज्यूम होंगे, ठीक है, कोई इंडायरेक्टली डायरेक्ट आप देखोगे मटेरियल आया, आपके सीमेंट आई, आपके घर में लग गया, वो क्या हुआ, डायरेक्ट मटेरियल हुआ, डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट हुआ। उसके बाद आता है दूसरा इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट। जैसे आपके लिए ऑफिस सप्लायर्स देखनी है, इक्विपमेंट लेना है,
कोई आईटी सर्विस है, क्लीनिंग है, सिक्योरिटी है, ये आपके डायरेक्ट प्रोजेक्ट नहीं लग रहा ना, ये आपके ऑफिस एक्सपेंसेस में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ रहे हैं, ये हमारे क्या हो गए, इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट आएंगे। उसके बाद आपका आ गया सर्विस प्रोक्योरमेंट, जैसे आपका हायरिंग थर्ड पार्टी सर्विस, जैसे कंसल्टिंग हो गया, आउटसोर्सिंग हो गया, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गया, इन सभी को हायर करना क्या होगा आपका, इन सभी को हायर करना आपका लाएगा सर्विस प्रोक्योरमेंट। तो 3 टाइप्स के आपके प्रोक्योरमेंट होते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या क्या प्रोसेस है प्रोक्योरमेंट का। ठीक है, प्रोक्योरमेंट का सॉरी बेनिफिट्स क्या है, उसके बाद हम प्रोसेस देखेंगे। बेनिफिट्स क्या है यहाँ पे देखिएगा, कंट्रैक्टर्स वर्कलोड एंड स्कोप आर रिड्यूस, जो कंट्रैक्टर्स का जो मेन कंट्रैक्टर है उसका वर्कलोड कम हो जाता है और उसका स्कोप भी कम हो जाता है। प्रोजेक्ट रिस्क हमारे क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाता है किसको, वेंडर्स को। ठीक है, अब देखिए जैसे आपके पास प्रिंसिपल है, आपके कॉलेज में प्रिंसिपल या वीसी होंगे, अब क्या करें, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं ले सकते ना, इसलिए उन्होंने क्या किया, हर डिपार्टमेंट में एक हेड बैठा रखा है, जिसको आप क्या बोलते हैं यहाँ पे, हेड ऑफ द ब्रांच। ठीक है, ब्रांच हेड हो गया। उसके बाद आपके यहाँ हर क्लास का एक अलग आपका रिप्रेजेंटेटिव वो होता है, मेरे क्लास टीचर होते हैं, फिर उसके बाद आपका क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है। उसने क्या किया, अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा थोड़ा क्या किया, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेम इसी प्रकार से जब कोई मेन कंट्रैक्टर होता है और जब वो क्या करता है, दूसरे सब कंट्रैक्टर को कोई भी काम असाइन करता है, तो उसका लोड क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रोजेक्ट रिस्क जो हमारे है वो किसी वेंडर को यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। अब कोई वेंडर किसी में कोई गलती आती है तो क्या करेगा, प्रोजेक्ट ओनर उसको डांटेगा ना, या मतलब जब मेन प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको देखा कि आपने जो ये सर्विस दी है वो एक सही क्वालिटी में नहीं है, तो सिर्फ आपका प्रोजेक्ट का एक पार्ट ही मिसमैच होगा जिसको बाद में सही किया जा पाएगा। इसलिए बोला जाएगा रिस्क तो ट्रांसफर हो जाता है और साथ में आपका जो वर्कलोड है वो कम हो जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रैक्टर्स ओन फैसिलिटी, कंट्रैक्टर्स की ओन फैसिलिटी वो इसको बेटर यूटिलाइज कर पाता है। और आगे बात करते हैं यहाँ पे कॉस्ट सेविंग ड्यू टू द सब कंट्रैक्टर्स लोअर्स ओवरहेड। अब जो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रैक्टर तो आपने ज्यादा प्राइस पे लिया, अब जो हम सब कंट्रैक्टिंग करेंगे, जो किसी दूसरे छोटे वेंडर्स को हम यहाँ पे कंट्रैक्ट दे रहे हैं, तो क्या करें, हम अपना बचाना चाहेंगे ना, तो वहाँ पे आपका कॉस्ट सेव होता है। ठीक है, तो वहाँ पे कॉस्ट सेव हो जाएगा आपका, और प्रोजेक्ट आपका जल्दी से कंप्लीट होने वाला होगा, फास्टर प्रोजेक्ट एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पे हम अलग अलग एक्टिविटी कर सकते हैं। अलग अलग वेंडर्स है, कोई ये काम कर रहा है, कोई ये काम कर रहा है, कोई ये काम कर रहा है, कोई इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, तो अलग अलग यहाँ पे पैरेलली काम कर रहे हैं और जल्दी से हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। डिले को हम रिड्यूस कर पाएंगे। लेस वर्क फॉर द प्रोजेक्ट टीम, अब जो हमारा प्रोजेक्ट टीम है उसके लिए कम काम बचेगा, क्योंकि हमने अधिकतर के लिए अलग अलग वेंडर हम वहाँ पे असाइन कर रखे हैं। वेंडर्स में हैव स्पेशलाइज्ड इन टेस्टिंग फैसिलिटीज, अब जो अलग अलग वेंडर हैं वो अपने काम में क्या होंगे, स्पेशलाइज होंगे, स्पेशल होंगे, वो उसमें एक्सपर्टीज रखेंगे, तो अपने काम को अच्छे तरीके से कर लेंगे और उनकी टेस्टिंग अच्छे से हो जाएगी। और डायरेक्ट डिलीवरी टू प्रोजेक्ट साइड रिड्यूस द स्टोरेज नीड्स। अब देखिएगा वहां पे डायरेक्ट जो हमारा साइट है वहां पे आपका क्या होगा, जो डायरेक्ट डिलीवरीज है, जो डायरेक्ट आपका परचेज है, वहां पे आपकी इन्वेंट्री कम रखनी पड़ेगी, क्योंकि सभी वेंडर्स अपना अपना अलग देखेंगे। ठीक है, तो आपके जो मेन कंट्रैक्टर है उस टर्म से चलोगे तो आपको थोड़ा सा वो लोड भी आपका कम हो जाएगा, कि आपको ज्यादा स्पेस भी नहीं देना होगा। तो ये हो गया आपका बेनिफिट्स जो थे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, प्रोसेस को ध्यान देना जरूरी है साथियों, लंबा प्रोसेस है, हर एक स्टेप बहुत जरूरी है पढ़ना उसको, तो यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है प्रोसेस, देखिए यहाँ पे पहला आपको कोई जरूरत पड़ी किसी सामान की, तो आप क्या करोगे, किसी भी आप कोई काम करवाने वाले हो, कोई प्रोजेक्ट आप करने वाले हो, सबसे पहले आप क्या देखोगे, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको किस मटेरियल की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो किस मटेरियल की मतलब आइडेंटिफाई करना, कितनी है उसको यहाँ पे क्वांटिटी में मेजर करना। तो हमारा जो पहला स्टेप है क्या आएगा, आइडेंटिफाई द विच गुड्स एंड सर्विस द कंपनी नीड्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नीड्स को वहां पे आइडेंटिफाई करेंगे, किसको, नीड्स को, कितनी जरूरत है और किस मटेरियल की जरूरत है। ठीक है, डिसाइड व्हाट गुड सर्विस आर रिक्वायर्ड, और उसका स्पेसिफिकेशन क्या होगा, उसका क्वालिटी क्या होगा, उसकी क्वांटिटी क्या होगा, उसको भी हम वहां पे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे मैंने बताया था कंस्ट्रक्शन वर्क में, यदि आपको सीमेंट चाहिए तो कितने बोरी सीमेंट चाहिए, किस टाइम पर चाहिए, किस स्पेसिफिकेशन के साथ चाहिए, किस क्वालिटी का चाहिए या किस कंपनी के चाहिए, वो सारा चीज हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमारा पहला स्टेप आता है, हम नीड्स को आइडेंटिफाई करें, मटेरियल्स की, उसके स्पेसिफिकेशन की, उसके क्वांटिटी की। फिर हम दूसरे स्टेप पे जाते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि मुझे मेरी कंपनी को इतनी मटेरियल की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे परचेज रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे। किसी पोर्टल पे हो सकता है या किसी टेंडर को, कोई कंट्रैक्ट हमारे पास पता है ये कंपनी है, तो हम क्या करेंगे, 8 से 10 कंपनियां हम सिलेक्ट करेंगे। अगर हमारे पास नहीं है, कोई पोर्टल नहीं है, जैसे आजकल हमारे पास टेंडर पोर्टल है, ठीक है, आप गवर्नमेंट की जगह तो ई टेंडर पोर्टल है, ठीक है, जेम पोर्टल है, ठीक है, अदर अदर ऐसे कई सारे पोर्टल हैं गवर्नमेंट की जो करती हैं। तो अब क्या करेगा,
जिस कंपनी की जरूरत होगी वो क्या करेगा, इन पोर्टल पे अपनी रिक्वायरमेंट डाल देगा। अगर आप इंडिविजुअल कर रहे हो, आप पर्सन हो, आप क्या करोगे, अलग अलग दुकान पे जाकर के अलग शॉप पे जाओगे, तो मुझे इतनी जरूरत है, आप बताओ क्या प्राइस लगाओगे, वो इंडिविजुअली चलता है। अगर लार्ज कॉन्ट्रैक्ट है तो आपके ऐसे कई सारे पोर्टल, प्रोक्योरमेंट पोर्टल भी बने हुए हैं, आप ऑनलाइन डालोगे तो उसमें क्या करेंगे, आप अपना रिक्वेस्ट डाल दोगे, सबमिट करोगे। अब वहां पे क्या होगा, सबमिट डालोगे, देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट डेज द फॉर्मल रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग डिटेल्स लाइक प्राइस, क्वांटिटी, टाइमलाइन। अब यहाँ पे जो हमने दिया था उसको हमने क्या किया, पोर्टल पे हमने डाल दिया। अब वहां पे जो वेंडर्स होंगे, जो हमारे जैसे बेचने वाले होंगे, वो क्या करेंगे, उसको फिल करेंगे। ठीक है, उसको फिल करेंगे। अब ध्यान देना, यहाँ पे एक वर्ड आता है, जब हम परचेज रिक्वेस्ट को सबमिट कर रहे हैं, ठीक है, तो अब इस प्रोसेस को बोलते हैं टेंडर। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, टेंडर। मतलब कि अपने रिक्वेस्ट को पब्लिश करना, जो हम हमारे नीड्स है उसको पब्लिश करना हमारा क्या कहलाता है, वो टेंडर कहलाता है। कई बार स्टूडेंट प्रोक्योरमेंट, टेंडर और कंट्रैक्ट में वो क्या कहते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। जब हम सबमिट को जब हमारा परचेज कोड हम उसको कहीं पे पोर्टल पे डाल रहे हैं, हम उसको ओपन कर रहे हैं ताकि हमारे पास सप्लायर आ पाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेंडर। ठीक है, ओपनिंग अ टेंडर, वहां पे उसका वर्ड यूज होता है टेंडर करना। ठीक है, टेंडरिंग। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमने रिक्वेस्ट डाल दी उस पोर्टल पे या फिर आपके पास जितने सप्लायर्स होंगे क्या करेंगे, आपके टेंडर को देखेंगे और वो अपना वहां पे क्या करेंगे, उसको फिल करेंगे, आपका यहाँ पे क्या करेंगे, बोली लगाएंगे, बिडिंग करेंगे। ठीक है, कि मैं इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता हूँ, इस रेट पे कर सकता हूँ, इस स्पेसिफिकेशन, मेरा प्रोडक्ट का जो स्पेसिफिकेशन होगा, जो क्वालिटी होगा, जो मैं आपको सप्लाई करूंगा वो ये रहेगा। तो उसमें आता है आपका टेंडर के बाद आपका आता है बिडिंग। ठीक, क्या आता है, टेंडर के बाद आपका बिडिंग। तो जो सप्लायर को क्या करते हो, आप पे बिड करते हैं, वो वाला क्या लाते हैं, बोली लगाते हैं। तो यहाँ पे ये वर्ड क्लियर हो गया आपका। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो कंपनी वहां पे रिक्वेस्ट उन्होंने डाला था, अब वो क्या करेगी, ठीक है, अब जो उसके पास जो भी एप्लीकेशन हैं, जो भी वेंडर्स हैं, उनको असेस करना, उनको क्या करना, वेंडर को सिलेक्ट करना। इसको अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, इसको हम अभी पार्ट 2 जो हमारा आएगा वहां पे हम देखेंगे हम कैसे वेंडर को सिलेक्ट करते हैं और कैसे असेस करते हैं। अब उसमें से हमारे पास मान लीजिए 8 लगभग 8 एप्लीकेशन आए थे, उसमें से हमने किसी एक को सिलेक्ट किया। अब उसमें से क्या करेंगे, हम प्राइस और टर्म्स को निगोशिएट करेंगे कि मेरे पास ये प्राइस था, आपने प्राइस कोड किया, चलो ठीक है, मेरे पास एक टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या आप इस टर्म एंड कंडीशन पे अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हो नहीं करते हो। इसमें क्या रहेगा, जैसे हो सकता है कि अगर आपका जो आपने जो सप्लाई किया उसकी क्वालिटी हमारे हिसाब से नहीं रही, तो आपने राइट टाइम पे नहीं सप्लाई कर पाया, तो आपने जो मुझे जितने रिक्वायरमेंट की जरूरत थी उतने रिक्वायरमेंट आपने सप्लाई नहीं कर पाया, तो आपकी ये पेनाल्टी होगी, आपकी चीजें होंगी। तो क्या होगा, यहाँ पे निगोशिएट करेंगे प्राइस पे और टर्म पे। ठीक है, क्या देखिएगा, डिस्कस प्राइस, पेमेंट एंड डिलीवरी, की टाइम डिलीवरी होने वाली है, फाइनलाइज टाइम्स एंड डॉक्यूमेंट इन राइटिंग। तब इसी टेप क्या करेंगे, इसी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक परचेज ऑर्डर यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, और साथ में यहाँ पे जो इसमें करते हैं, यहाँ पे हम निगोशिएट प्राइस और टर्म्स करते हैं, यहाँ पे इसमें यहाँ पे एग्रीमेंट होता है। क्या होता है, यहाँ पे एग्रीमेंट होता है, जो टर्म्स में आप में देखते हो। ठीक है, कि मेरे टर्म्स एंड कंडीशन ये है, सप्लायर अपना बताता है और अपना वो बताता है जो आपका परचेजर होता है, जो परचेज कर रही होती है। तो यहाँ पे जो बात होती है इसको हम बोलते हैं कंट्रैक्ट। यहाँ पे जो एग्रीमेंट होता है ना, उसको बोलते हैं हम कंट्रैक्ट। क्या बोलते हैं हम इसको, कंट्रैक्ट बोलते हैं। तो आप समझ में आया, यहाँ हमने टेंडर की बात की थी और इसके बाद हमने बिडिंग की बात किया। बिडिंग कौन करता है, वेंडर्स करते हैं। और यहाँ पे आप जब यहाँ पे आपका प्राइस निगोशिएट और टर्म्स जो होते हैं, जहाँ पे निगोशिएट होता है, उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट साइन होता है उसको हम बोलते हैं कंट्रैक्ट। तो आपको 3 वर्ड ये भी आपको क्लियर में पता चल गए। हालांकि अपने डेली लाइफ में हम लोग तीनों एक ही वर्ड बोलते रहते हैं, टेंडर निकला है, कंट्रैक्ट है, ठीक है, ठेका है, और ये आपका प्रोक्योरमेंट है, सब अलग अलग होते हैं, ये सब प्रोक्योरमेंट के अंदर आते हैं। अब जब निगोशिएट हो गया, कंट्रैक्ट हो गया, अब क्या करेंगे, कंपनी क्या करेगी, परचेज ऑर्डर क्रिएट करेगी, एक पीओ, इसको नॉर्मल टर्म बोलते हैं इसको पीओ। ठीक है, ये क्या करेगी, एक पीओ रिलीज करेगी, एक परचेज ऑर्डर क्रिएट करेगी, जिससे जो हमारे वेंडर्स हैं उनको पता चलेगा कि हाँ अब कंपनी हमसे सप्लाई लेने की जरूरत है। कंट्रैक्ट की जरूरत नहीं है, जब तक आपके पास पीओ रिलीज नहीं होगा, जब कंपनी पीओ क्रिएट नहीं करेगी, डॉक्यूमेंट आपको नहीं देगी, तब तक आप समझ लेना आप सप्लाई भी नहीं करोगे। जब पीओ हो जाता तो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो जाता, भी मैं आपको बताऊंगा। अब क्या होगा, जो वेंडर्स होगा वो सप्लाई करेगा प्रोडक्ट का। ठीक है, अगर मान लीजिए बीच में अब हो गया, अब जब प्रोडक्ट आएगा तो उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट को रिसीव किया जाएगा और उसके डिलीवरी को इंस्पेक्ट किया जाएगा, उसका यहाँ पे टेस्टिंग होगी। ठीक है, कि हमने जो रिक्वायरमेंट डाली थी क्या उसी के हिसाब से हमारे पास प्रोडक्ट आए हैं कि नहीं आए हैं। क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट, जो वेंडर्स वो आपका
500 से 1000 किलोमीटर दूर हो, उसने प्रोडक्ट को भेज दिया। अब वहां पे आप तो जाके नहीं करोगे ना, आपके जब यहाँ पे आपके यहाँ रिसीविंग होगी, आप उस प्रोडक्ट की यहाँ पे टेस्टिंग करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, देखिए कंडक्टिंग 3-वे मैच, मतलब कि यहाँ पे आप वे इसका जो क्वालिटी है, जो उसका प्राइस है और जिसकी क्वांटिटी है, सब आप यहाँ पे मैच करोगे। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करोगे, इनवॉइस अप्रूव करोगे और अरेंज करोगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपने परचेज ऑर्डर क्रिएट किया था उसके हिसाब से तो उसने वेंडर्स ने आपका प्रोडक्ट भेज दिया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आज आप मेन ओनर हो, तो आप क्या करोगे, वहां पे आपने देखा कि प्रोडक्ट को रिसीव कर लिया, उसके आपने टेस्टिंग कर ली, आपने उसकी मैचिंग कर ली, उसके बाद क्या करोगे, आप वहां पे उसके इनवॉइस को अप्रूव करोगे और पेमेंट दोगे कि आप यहाँ प्रोडक्ट आ गया, अब वहां पे पेमेंट करोगे आप। ठीक है, ये चीज हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे करोगे, उस रिकॉर्ड को कीप करोगे, हमारे यहाँ इतना प्रोडक्ट आ गया, इतना मेरे पास मटेरियल आ चुका है, आप वहां पे इसको ध्यान दोगे और इसको देखोगे। ये चीज हमारा हो गया प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट। तो ये मैं यहाँ पे लिख रखा हूं, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, समझ में आता हुआ चला जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने क्या बात किया था, परचेजिंग ऑर्डर, पीओ बुलाते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मल ऑर्डर होता है, यहाँ पे आपको फुल डिटेल लिखा होता है, क्वांटिटी और सारी चीजें क्या क्या हमको चाहिए, आप यहाँ पे सप्लायर को भेजते हो और यहाँ पे अप्रूवल होते हो। ठीक है, अब क्या करेगा, परचेज ऑर्डर जब हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा, जब वेंडर्स को मिलेगा, तो क्या करेगा, वो आप पे सप्लाई करेगा। तो आप क्या करोगे, जो ओनर होते हैं वहां पे प्रोडक्ट को रिसीव करेंगे और उसको इंस्पेक्ट करेंगे, क्वालिटी, क्वांटिटी और रिकॉर्ड्स को भी होते हैं, मैच करेंगे यहाँ पे उसका परचेज ऑर्डर के साथ, इनवॉइस, डिलीवरी रिसिप्ट जो भी होगा उसके साथ हम उसको मैचिंग करवाएंगे। एक्यूरेसी बिफोर प्रोसेसिंग पेमेंट, पेमेंट देने से पहले क्या करेंगे, इसकी सभी चीजें मैच करेंगे कि हमारे हमको जो चाहिए था वो हमको मिला कि नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद हम इनवॉइस पे अप्रूव करेंगे, पेमेंट करेंगे, उसके बाद रिकॉर्ड को कीप कर लेंगे कि मेंटेन ऑल प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट, जितने भी, ये तो अभी हमने एक बताया, ऐसे आपके पास कई सारे प्रोक्योरमेंट होंगे प्रोजेक्ट के दौरान, कई सारे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस चलेंगे, सभी के हमारे डाटा जो डॉक्यूमेंटेशन उसको हम अपने साथ रखेंगे और उसका यूजफुल ऑडिट्स, रिकॉर्ड्स एंड डिस्प्यूट जो भी होगा उसको बाद में के लिए यूजफुल होगा। ठीक है, तो हम रिकॉर्ड को मेंटेन कर पाएंगे। ये आपका था प्रोसेस, टोटल आपका किसका, प्रोसेस प्रोक्योरमेंट का। अभी हमने मैंने कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट बताए थे, कौन कौन डॉक्यूमेंट यूज होते हैं वो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट का नाम याद रखना, कभी भी आपको फॉर्मेट दे सकते हैं या फिर आपको 2 वर्ड में, मतलब 2 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है कि इसको शॉर्ट में ब्रीफ करिए, तो आपको इस पे जरूरी है याद रखना। अब यहाँ पे एक हमारा पहला आपका डॉक्यूमेंट आता है लेटर ऑफ इंटेंट। क्या आता है आपका लेटर ऑफ इंटेंट, आपका ऐसा होता है। अब ये क्या जाता है, ये आपको बताता है दिस इज लाइक द प्रॉमिस लेटर फ्रॉम द क्लाइंट टू वेंडर। जो क्लाइंट है, जिसने आपको प्रोक्योरमेंट, जो आपने टेंडर डाला था, जिसने आपने रिक्वेस्ट सबमिट की थी, ठीक है, वो वेंडर जो आप सप्लाई करने वाला है उसके बीच में प्रॉमिस लेटर होता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे सामान खरीदूंगा ही, बट यहाँ पे थोड़ा सा ये बताता है कि वी प्लान टू गिव यू द ऑर्डर, प्लीज गेट रेडी। यहाँ पे मतलब ये है, अगर आप लेटर ऑफ इंटेंट किसी वेंडर को दिया जाता है, मतलब ये समझ लेना कि जो कंपनी है वो उस वेंडर से सामान खरीदना चाहती है, एश्योर नहीं किया है। ठीक है, एश्योरेंस नहीं दिया कि आपसे ही खरीदूंगा, बट खरीदना चाहती है आपसे। ठीक है, अपने सामान को रेडी करिए। ठीक है, आप या फिर आप रेडी हो जाइए, मैं आपसे सामान लेना चाहता हूं। ठीक है, तो वहां पे लेटर ऑफ इंटेंट ये आपको दिखाता है। इट इज यूजुअली 1 पेज एंड मे इंक्लूड प्राइस, टर्म्स एंड एडवांस पेमेंट डेट। यहाँ पे देखिएगा आपको, यहाँ पे किसके बीच आपका हो रहा है, परचेज ऑफ बिजनेस एंटिटी, बायर कौन है, सेलर कौन है, बिजनेस क्या होने वाला है, क्या परचेज होगा, ठीक है, कितने अमाउंट में होगा, क्या देखो यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ, इतने अमाउंट का आपके पास डील होने वाली है, वो आप यहाँ पे लिखेगा यदि हमारे पास आगे आता है तो। ठीक है, ये आपका सारी डेट यहाँ पे लिखी होगी। एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, क्या बताता है वही बता दिया आपको। अब इसके इट इज नॉट ऑलवेज अ लीगल कंटेंट बट गिव्स कॉन्फिडेंस टू द वेंडर टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, इसको लेकर के आप कहीं जा भी नहीं सकते हो, बट हाँ, इससे क्या होता है, जो वेंडर है, जो सप्लाई करने वाला है, उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब मैं अपने सामान को, अपनी तैयारी को, मैं अपनी तैयारी चालू कर सकता हूँ, उसकी पैकेजिंग हो गई या उसके मैन्युफैक्चरिंग हो गया, अपना बढ़ा देता है। ठीक है, उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, मुझे ये ऑर्डर मिल सकता है, मैं ये रिक्वायरमेंट मुझे फुलफिल करनी है। तो यहाँ पे लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब ये होता है, ये नॉर्मल फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। ठीक, फॉर्मल मतलब यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट मतलब जब भी होता है ये रिटर्न में चीजें चलती हैं, यहाँ पे दोनों पार्टी यहाँ पे साइन करती हैं। अगली बार आता है परचेज ऑर्डर। मैंने अभी आपका इसका नाम लिया था आपको जब मैं बता रहा था तब। अभी परचेज ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, देखिएगा। इट इज द फाइनल एंड लीगल ऑर्डर टू गिवन टू द वेंडर आफ्टर द एलओआई। एलओआई से कॉन्फिडेंस बूस्ट करता था, बट वो कोई यहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता था। बट ये क्या है, एक फाइनल है और लीगल ऑर्डर है, मतलब कि आप अगर परचेज ऑर्डर मिला है आपको
ये मैंने किसी को दे दिया, आई एम ओनर, मैंने किसी को परचेज ऑर्डर दिया, तो इसका मतलब है कि मैं उस वेंडर से मैं सामान को अब परचेज करूंगा ही करूंगा, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, परचेज ऑर्डर, और सिंपल बोलते हैं पीओ। ठीक है, ये एलओआई लेटर ऑफ इंटेंट के बाद यहाँ पे दिया जाता है। इट हैज ऑल डिटेल्स लाइक व्हाट इज टू बी सप्लाइड, क्या सप्लाई करना है, उसका प्राइस क्या होगा, डिलीवरी टाइम क्या होगी, पेनाल्टी क्या होंगे, इंश्योरेंस क्या होंगे, ये सभी वहां पे मेंशन होंगे। इट मेक द वेंडर ऑफिशियली रिस्पांसिबल टू द डिलीवर। अब क्या होगा, जो सप्लायर होगा, जो वेंडर होगा, वो ऑफिशियली यहाँ पे उसको रिस्पांसिबल हो जाता है कि मुझे अब इस प्रोडक्ट को या इतने क्वांटिटी को, इस मटेरियल को मुझे अब सप्लाई करना ही करना है। ईच पीओ हैज ए स्पेशल नंबर सो इट कैन बी ट्रैक। जितने परचेज ऑर्डर होते हैं सभी के एक आपका क्या होता है, एक स्पेशल नंबर होता है, ताकि इसको ट्रैक किया जाए, क्या स्टेटस है, क्या जो वेंडर है उसने सप्लाई गुड्स को डिलीवर किया कि नहीं किया, और रास्ते में कहाँ पे है, क्या रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, क्या इश्यू आ रहा है बीच में, ठीक है, वो सब वहां पे लिखा होता है। अब यहाँ देख परचेज ऑर्डर क्या हुआ, यहाँ पे कंपनी का एड्रेस हो गया, ठीक है, किसको बिल किया जा रहा है, मतलब कि यहाँ बिल टू मतलब कि जिसको भेजना है या किससे हम लेंगे, यहाँ डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, ये साथियों मेन पेज है। इसके नीचे भी 2-3 पेज और होते हैं जहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन वहां पे मेंशन होते हैं। ये आपके परचेज ऑर्डर होते हैं। उसके बाद आपका कई सारे और आते हैं, देखिए यहाँ पे। उसके बाद आता है बिल ऑफ लेडिंग। ठीक है, बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, देखिए कि इसका फॉर्मूला सब आपके प्रोक्योरमेंट में कहीं कहीं यूज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिस इज द शिपिंग डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द एक्सपोर्टर व्हेन गुड्स आर सेट। अब मान लीजिए यहाँ पे बात होती है, ये सब जब तब यूज होते हैं जब आप एक मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री हो रही है, या फिर आप जब सीवे का यूज करते हो, ठीक है, या फिर एयरवे का यूज कर रहे हो, या फिर ऐसे मतलब कि फॉरेन से, या फिर जब आप दूसरी बाउंड्री से आप ट्रेड कर रहे हो, तब की बात होती है यहाँ पे बिल ऑफ लेडिंग। तो अब जो एक्सपोर्टर है, ठीक है, एक आपका यहाँ पे बताता हूँ आपको, आप इस साइड आप इंडिया में हो, ठीक है, आप इंडिया में सामान लेने वाले हो, ठीक है, आप हो बायर, और इस साइड आपका एक्सपोर्टर है, जिसको बोलेंगे सेलर, या फिर इसको बोलोगे एक्सपोर्टर। ठीक है, ये किसी कंट्री में हो सकता है, मान लीजिए आपके उस साइड समुद्र पार मान लो, या कुछ मान लो, ठीक है, उस साइड आपका यहाँ पे बी है, ठीक है, ये आपका क्या है, आपका सेलर है। अब आपने इससे रिक्वायरमेंट आपने फिल कर लिया, उसको आपने पीओ रिलीज कर दिया, अब प्रोडक्ट का रेडी हो गया, अब ये क्या करेगा, शिप करेगा। ठीक है, शिप करेगा मतलब कि यहाँ पे क्या करेगा, ये एक डॉक्यूमेंट देगा इस शिपर एजेंसी को, जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एजेंसी आएगी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करेगी। तो ये बात किया गया। अब क्या होगा, जब एक्सपोर्टर रेडी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये भी बताएगा कि हमारा प्रोडक्ट जो है हमारा सेंड हो गया बाय द ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ये हमारा ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, ये मेरा प्रोडक्ट को शेयर करेगा। इट शोज दैट द शिपिंग कंपनी हैज रिसीव्ड द गुड्स। अब यहाँ पे ये भी पता चलेगा, जब ये डॉक्यूमेंट तैयार होगा ना, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको मिलेगा, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट इसको आएगा एक कॉपी, और एक कॉपी आपको बाय मेल या बाय फैक्स आपको जो आपका यहाँ पे बायर होगा उसको भेज दिया जाएगा। इससे पता चलेगा कि हाँ, मैंने प्रोडक्ट को शिप कर दिया है, और ये ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी है जिस पर आपका माल लोड हुआ है, ठीक है, आपका सामान लोड हुआ है। इट गिव्स द इंपोर्टर मतलब बायर द राइट टू रिसीव द गुड्स। अब जो यहाँ पे एक यहाँ पे जो फैक्स किया जाएगा, या इसके पास जो पार्सल किया जाएगा, अब ये जो बायर है, ये इस ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी पे, यहाँ पे हार्बर है या एयरवे पे प्लेटफॉर्म पे जाएगा, या फिर आपका एयरपोर्ट पे जाएगा, वहां बताएगा मेरा ये प्रोडक्ट आया है, तब इसको अथॉरिटी मिलती है कि उस प्रोडक्ट को रिसीव करने की बाय द बिल ऑफ लेडिंग। यहाँ पे 3 पार्टी इन्वॉल्व होती है, 3 पार्टी आर ऑलवेज देयर। क्या होना है, एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर है, और थर्ड है आपका ट्रांसपोर्टर है, जो आपकी शिपिंग कंपनी है। तो इनके बीच भी तो यही होगा ना। अगर मान लीजिए आपके पास ये बिल नहीं है, तो इधर कोई भी जाकर प्रोडक्ट को रिसीव कर सकता है, और ट्रांसपोर्ट एजेंसी को क्या पता कि इसको प्रोडक्ट को कैसे देना है, इस प्रोडक्ट को किसको देना है, इसलिए यहाँ पे बिल ऑफ लेडिंग आती है। जो बिल ऑफ लेडिंग है मतलब रिसीविंग होगा, उसको वो जाके दिखाएगा, तब जाके वहां प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ये बात होती है हमारी बिल ऑफ लेडिंग की। आगे हमारा आता है एक और लेटर ऑफ क्रेडिट। ये तो हमने अभी पेमेंट ये हमने सामान रिसीव किया वहां से यहाँ, बट इधर से पेमेंट उधर भी तो जाना चाहिए, ठीक है, हमने सामान तो रिसीव कर लिया, लेकिन पेमेंट भी तो हमको करना है। सेलर क्या करेगा, बायर क्या करेगा, सेलर को क्या करेगा, पैसा तो देना है ना, पेमेंट भी करना है, उसके लिए हमारा यूज होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। अब यहाँ पे इसको समझते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, देखिएगा, दिस इज द पेमेंट गारंटी फ्रॉम द इंपोर्टर्स बैंक टू द एक्सपोर्टर। अब यहाँ पे इंपोर्टर्स बैंक, आपने इस कंट्री में आपने इंपोर्ट कर लिया सामान को, आपका जो बैंक है कोई आपकी बैंक होगी, उससे आप क्या करोगे, एलओसी यहाँ पे इश्यू करवाओगे, ठीक है,
अब ये गारंटी देगी कि मेरे पास जब आपका सामान इश्यू हो जाएगा तो आप इस एलओसी से बैंक को आप करोगे, बैंक को ये क्रेडिट दे दोगे, बैंक को ये डॉक्यूमेंट दोगे। अब ये क्या करेगा, जो आपका एक्सपोर्टर है, जो यहाँ से एक्सपोर्ट किया था सामान को, उसको इंश्योर करेगा कि अब इसको पैसा रिलीज कर दिया जाए। अब जो बैंक होगा हो सकता है उसका एक ब्रांच यहाँ भी हो और एक ब्रांच यहाँ भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने उस एलओसी को दिया और वो क्या करेगा, वहां पे पैसा उसको रिलीज करेगा। तो ये बात यहाँ पे होती है। इट सेज if the exporter sends goods and provides proper documents, we the bank will pay him। अब यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट क्या बोला, यहाँ पे देखिए बोला गया the letter of credit available for the payment against the presentation of beneficiary, यहाँ पे ऐसे बोला गया, ठीक है। साइट ऑन बैंक नेम, बैंक ये बेरिंग द कॉस्ट ड्रॉन अंडर द बैंक, सारी उसकी होती है, ठीक है। अब यही बोला गया यहाँ पे कि एक्सपोर्टर, यहाँ क्या बोलता है कि एक्सपोर्टर सेंड्स द गुड्स, मतलब कि एक्सपोर्टर ने सामान को भेज दिया है और उसने पूरा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बैंक उसको इंपोर्टर को करेंगे, हम पैसा पेमेंट करेंगे, हम पे कर देंगे, ठीक है। तो ये बात होती है यहाँ पे, इस डॉक्यूमेंट में मतलब होता है दिस प्रोटेक्ट द एक्सपोर्टर, ही इज श्योर गेट मनी, ठीक है। जो यहाँ पे एक्सपोर्ट किया था उसको इंश्योर करता है कि उसको पैसा मिलना चाहिए। द इंपोर्टर मस्ट बी ट्रस्टवर्दी फॉर द बैंक टू इश्यू एलसी, मतलब कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो यहाँ पे इंपोर्टर है जो सामान लिया उसको ट्रस्टवर्दी होना चाहिए ताकि वो एलसी मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट वो क्या कर पाए, वो इश्यू कर पाए। अगर ट्रस्टवर्दी नहीं होगा तो बैंक यहाँ पे इश्यू नहीं करेगा और आप सामान वहां पे एक्सपोर्टर किया वो सामान आपको भेजेगा ही नहीं। ये सारी चीज क्या होती है, सिमल्टेनियसली चलती है। मैंने आपको बताया यहाँ पे बिल ऑफ लेडिंग और एलसी ये सब आपकी पहले की चीज हो जाती है। बस आपको यहाँ पे बैंक को बताना होता है सामान इश्यू हो गया, बैंक को आपको जाकर बताएंगे कि हाँ मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो एक्सपोर्टर ने सामान भेजा है वो सही है, आप उसको पैसा जारी कर दो, पैसा इश्यू कर दो। तो क्या करो, बैंक वहां पे जाकर, बैंक जो वहां उसकी बैंक ब्रांच होगी उसको इश्यू कर देगा, ठीक है। ऐसा होता है। हालांकि ये तो बहुत पुराना था, एलसी था, ठीक है, जो लेटर ऑफ क्रेडिट है। अब आजकल इससे भी अच्छे अच्छे पेमेंट मेथड आ चुके हैं, ठीक है। पुराने ऐसे चलते थे, अब आपका पेमेंट गेटवे इतना हो गया, डिजिटल आपकी चीजें हो गई हैं, तो आप आसानी से पेमेंट हो जाता है। बट ये पेमेंट ऐसे छोटी मोटी नहीं होती है। हो सकता है आपका $20 लाख का हो, ठीक है, $2 लाख का हो, इस टाइप का जब पेमेंट होता है, करेंसी भी एक्सचेंज होती है, तो उस टाइप में यहाँ पे एलसी टाइप का यूज होता है, ठीक है। ये सब वहां पे डॉक्यूमेंट यूज होते हैं हमारे प्रोक्योरमेंट में। चलो आगे बस साथियों यही था प्रोक्योरमेंट का। अगला जो वीडियो हम देखेंगे वहां हम देखेंगे वेंडर सिलेक्शन का, कि हम वेंडर को सिलेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। इसका भी एक प्रोसेस होता है, अदरवाइज हम किसी भी वेंडर को सिलेक्ट नहीं करते, तो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। साथियों यदि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो साथियों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका फुल एंजॉय कर पाए, एंजॉय के साथ सीख पाए और इस प्रोक्योरमेंट, इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें ध्यान देनी होती है, वो सीख पाए। मेन चीज ये होता है, सिर्फ नंबर स्कोर करना एग्जाम में ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है। नंबर तो आप स्कोर कर ही लोगे, कोई भी आप ChatGPT कहीं से कुछ पढ़ोगे वो चीज आ जाएगी, वो आप पढ़ डालोगे, 10 पेज में पढ़ के एग्जाम पास हो जाओगे। बड़े ये जो चीजें हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं यहाँ पे बिजनेस में लगा हूँ, जो इंडस्ट्री में लगा हुआ हूँ, वो आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए जरूरी होता है कि किसी एक ऐसे एक्सपीरियंस से पढ़ना समझना जो उस चीज में लगा, ठीक है। मैं जेम पोर्टल पे भी वर्क कर रहा हूँ और स्टार्टअप में कई सारे हैं, बिजनेस में भी हैं और जुड़ा हूँ इसमें, तो इसलिए मैं इस प्रोजेक्ट को खुद पढ़ाना यहाँ प्रेफर किया, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा इस वीडियो को दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए, पूरे प्लेलिस्ट को शेयर कर दीजिए ताकि पढ़ पाए। आप ऐप पर हैं तो पूरे कोर्स को शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट इसको पढ़ पाए आसानी से। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।